हेलो दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया। उसके अंदर हमने पढ़ा था हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और कुछ साइंटिस्टों के बारे में मैंने आपको बताया था। और टाइप ऑफ जीन हमने डिस्कस कर लिया था। टाइप ऑफ जीन के बाद हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर के अंदर, हम आज प्रिंसिपल, उसके कितने लॉ, ये सब आज डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे। और कुछ साइंटिस्ट और बताऊंगा मैं आपको, किसने डिस्कवरी, कैसे मेंडल तक पहुंचा। तो इसके बारे में आज थोड़ा लॉन्ग होगा लेक्चर, कम से कम 50 मिनट से ऊपर का कोशिश करेंगे। देखो टाइम तो लगेगा यार, देखो एक्चुअली क्योंकि कवर भी करना है तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज एकदम अलर्ट हो जाओ, आज जो इतना शानदार कंसेप्ट मिलेंगे आपको, मज़ा आएगा इस लेक्चर को देख के एक तरह से, ठीक। कोशिश करूंगा एकदम बेटर से बेटर। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ गर्मा गर्म एकदम से नोट्स वगैरह मिल जाए आपको, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लेक्चर के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा पहला टॉपिक कौन सा होगा? मेंडल के बारे में देखेंगे कि मेंडल ने भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मेंडल आया, ये हमने देखा कि जो ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हमारा स्टार्टिंग में क्या था। मैंने आपसे बोला इसके पहले लेक्चर में कि एंशिएंट टाइम में हम ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को क्या मानते थे, एक तरह से आर्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब मेंडल आया तो हम ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को किस में रखने लग गए, उसके बाद में साइंस डेवलप हो गई। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आर्ट या साइंस, तो दोनों ही होगा, आर्ट एंड साइंस दोनों ही है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये कब हुआ? ये मेंडल के बाद में हुआ। तो मेंडल के बाद में होने से क्या हुआ, ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को हम क्या मानने लगे, आर्ट और साइंस। बात समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेंडल है उसने किया कि भाई सेलेक्टेड, एक तरह से उसने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया भाई? मेंडल ने किसकी डिस्कवरी की थी? इसी पे तो पूरा अपना वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम देखते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। सबसे पहला कंसेप्ट तो उसकी क्या लाइफ स्पान क्या थी, शॉर्ट थी। हम बोल सकते हैं लाइफ स्पान क्या होती है उसकी, शॉर्ट, ताकि हमें क्या जल्दी उसके रिजल्ट मिल सके, कुछ भी जल्दी से हम कुछ भी एनालिसिस कर सके। दूसरी चीज क्या था, ऑटोगेमी बोल सकते हैं एक तरह से, ऑटोगेमी, या बोल सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। इसके बाद ऑटोगेमी में भी इस तरीके का था, क्लिस्टोगेमी बोल सकते हैं। इनका मतलब ये होता है, क्लिस्टोगेमी का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर की जो कलियां होती है ना छोटी, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्लोज होता है, तो उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन, मेल और जहाँ पे पोलन ग्रेन जो भी ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो सब इसके अंदर ही, मतलब जो दोनों मेल और फीमेल अंदर ही एक ही फ्लावर के अंदर, वो भी कौन सा, पेग वाला, इस तरीके से होता है ना, छोटा छोटा कलिया टाइप, इस तरीके से इसके अंदर, ठीक है। और ये कैसा था, हर्मेफ्रोडाइट थे और ऑटोगेमी था, यहाँ पे ऑटोगेमी प्रेजेंट थी, ठीक है। इसके बाद हम बोलेंगे इन्होंने पी प्लांट पे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बोल देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, बात समझे? और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पी प्लांट में कौन सा था, फील्ड पी था या गार्डन पी था? तो आपको याद रखना है गार्डन पी प्लांट। कौन सा था? गार्डन पी प्लांट उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया था। एक मिनट रुको, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये पी प्लांट के अंदर लिए थे उन्होंने, जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। क्लियर? उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट तो देख लिया था भाई, हमने ये भी देख लिया कि ऑटोगेमी, हर्मेफ्रोडाइट और इस तरह के क्लिस्टोगेमी, और हम बोल सकते हैं एक तरह से उन्होंने क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक, सेल्फ पोलिनेशन। तो यहां तक तो पी प्लांट का काम हो गया था। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक कि हमारा जो उन्होंने लिए थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसके बारे में हम जानेंगे कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे।
मैं उनको एकदम से आपको याद करा दूंगा, एकदम बेसिक तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊं इसी तरीके से याद रखना, ठीक। जैसे अब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर सबसे पहला आपको मैं ये बता देता हूं कि भाई कैरेक्टर, ट्रेट ये क्या होते हैं, एक तरह से कंफ्यूज नहीं होना, एलिल वगैरह क्या होते हैं। तो एक तरह से जिस तरीके से मैं देखो, मैं पहले लिखता हूं कैरेक्टर। भाई कैरेक्टर कौन कौन से, नंबर 1 मैंने लिखा सीड। क्या लिखा, सीड। सीड का क्या, सीड में 2 टाइप, जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं उस तरीके से देखना, ठीक है। सीड का मैंने लिखा शेप, सीड का यहां मैंने क्या लिखा, कलर। क्लियर। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा पोड का क्या हो सकता है, पोड का शेप हो सकता है, पोड का क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम देखेंगे स्टेम की हाइट, इसका भी क्लियर। इसके पहले स्टेम की हाइट के पहले, क्योंकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी, आप इसके पहले ये ले लो फ्लोवर। फ्लोवर हम क्या पढ़ेंगे भाई, फ्लोवर में क्या पढ़ेंगे अपन, फ्लोवर का कलर। फ्लोवर में क्या पढ़ेंगे, अब यहां पे शेप की जगह ये समझ लो कि यहां पे क्या आ जाता है, पोजीशन। बात समझे। अब अकेला बचता कौन हमारा, स्टेम की हाइट। इस तरीके से आप याद रखोगे इनको, बात समझे। तो ये जो सब मैंने लिखा, सीड की शेप एक कैरेक्टर है, सीड का कलर एक तरह से क्या है, कैरेक्टर। पोड का शेप, पोड का कलर, इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। का मतलब इनके भी 2-2 ट्रेट होंगे, देखना। जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब इनके 2-2 ट्रेट होंगे। देख जैसे सीड की शेप की जब मैं बात करूंगा, शेप कैसी होती है, राउंड और रिंकल्ड। अब यहां पे मैंने राउंड लिखा, यहां पे रिंकल्ड लिखा, तो ये कौन सा कैरेक्टर हमारा, डोमिनेंट। ठीक, इस तरीके से मैं सब में लिखूंगा, ठीक है। इधर साइड डोमिनेंट लिखूंगा, इधर साइड रिसेसिव लिखूंगा। अब यहां पे जो राउंड और रिंकल्ड है, ये हमारे एक तरह से क्या है, ये हमारे एक तरह से क्या है, ट्रेट। दिमाग में क्लियर हो गया, ये हमारे क्या है, एक तरह से ट्रेट। क्लियर। ऐसे ही कलर का लिख देंगे। सीड का जो कलर कैसा होता है हमारा, सीड का कलर होता है हमारा येलो। येलो कौन सा होता है, डोमिनेंट। और ग्रीन कौन सा होता है, रिसेसिव। पोड का जब शेप की बात करूंगा तो हम कैसा देखेंगे, इन्फ्लेटेड। और कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। यहां तक क्लियर। जब मैं पोड की कलर की बात करूंगा तो ध्यान रखना, पोड के कलर के अंदर जो ग्रीन यहां पे रिसेसिव था, वो यहां पे क्या हो जाता है, डोमिनेंट। और येलो क्या हो जाता है, रिसेसिव। पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद मैं फ्लोर के कलर की बात करूंगा तो हमारा कौन सा होता है, फ्लोर के कलर में होता है पर्पल। इधर कौन सा होता है, पर्पल। और कौन सा होता है, पर्पल और व्हाइट। भाई ये था हमारा एक तरह से, ठीक। इसके बाद में फ्लोर की हम पोजीशन की बात कर लेते हैं, एक्सियल। और कैसी होती है, टर्मिनल। है समझ में। स्टेम की जब हाइट की बात करूंगा, हाइट कैसी हो सकती है, टाल और ड्वार्फ। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब भाई क्वेश्चन क्या पूछता है, समझ में तो आ गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से जो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो उल्टा सीधा दे सकता है आपको। यहां पे ध्यान रखना, सीड को बना क्या लिख सकता है, कोटेलिडन। बात समझे। तो कंफ्यूज नहीं होना एक तरह से, क्लियर। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है मेंडल का। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये है ओनली 7। इसके बाद जो हमारा जो कंसेप्ट आता है उसमें हम पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा, कुछ लॉ दिए मेंडल ने। मेंडल के हम लॉ की जब बात करेंगे, आज आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा
कि लो, मेंडल ने 3 टाइप के लो दिए पहले तो। कौन कौन से लो दिए? तो लो ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा, लो ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, और क्या नाम, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। 3 लो हो गए। उसमें से हम पहला लो डिस्कस करने जा रहे हैं, लो ऑफ डोमिनेंस। लो ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो बचपन की बात है, लो ऑफ डोमिनेंस तो हमने जब ही पढ़ लिया 9th क्लास में। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। जैसे हमने क्या किया, यहां पे लिया टाल, यहां पे लिया कौन सा, भाई स्टेम के हाइट का कैरेक्टर लिया ना, टाल और ड्वार्फ। ठीक, मैंने क्या किया, इनमें से एक टी ले लिया, यहां पे से एक टी ले लिया, हो जाएगा से, तो इसलिए एक एक ले लेंगे। फिर दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया। इस तरीके से हमें F1 में ये मिला। कौन सा? इस तरीके से ये मिला। क्लियर? इसके बाद यहां तक क्लियर? तो यही लो ऑफ डोमिनेंस यही खत्म हो जाता है हमारा। कहने का मतलब लो ऑफ डोमिनेंस ये कहना चाहता है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि एलिल होती क्या है। एलिल, एलिल एक तरह से यहां आप कैसे पहचानोगे कि एलिल किसको बोल रहा है? देखो, जिस तरीके से मैंने ये बोला, ये हमारा क्या है, एलिल पेयर है। यदि मैं इसको सिंगल ऐसे निकाल दूं, इसको सिंगल ऐसे निकाल दूं, तो ये अलग एलिल है, ये अलग एलिल है। ये क्या हुआ हमारा, एलिल पेयर, ये एलिल है, ये एलिल है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो यहां तक मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखना यहां पे क्या है, हमारे होमोजाइगस कंडीशन। कौन सी है? होमोजाइगस कंडीशन। अब ये हमारा टोल, और ये कौन सा है, ड्वार्फ। ये ना यार, स्टेम की हाइट का टोल और ड्वार्फ। तो हमने कितने क्या लिए, ये एक तरह से ट्रेट हमारे, ये क्या है, ये ट्रेट। आए समझ? तो अब जो इसका एक तरह से हम क्या कर, मतलब लो डोमिनेंस कहना क्या चाहता है कि जो एलिल है यहां पर, ये इसके इफेक्ट को सप्रेस कर देती है। कैसे भाई? ये इस पूरे कॉम्बिनेशन है जो हमारा टी और टी, ये हमारा क्या कहलाता है, टाल। क्या कहलाता है, टाल। ये हमारा कौन सा, टाल। ये कौन सा, ड्वार्फ। फिर भी बना कौन सा, टाल। इसका मतलब ये हुआ कि ड्वार्फ वाला हमारा क्या हो गया, सप्रेस हो गया। क्या हो गया, सप्रेस हो गया। वो कैसे? इस टी, ये जो टी है, ये वाला टी, ये एक तरह से हमारा क्या है, डोमिनेंट, और इसके ऊपर डोमिनेंट, इसके ऊपर है। समझ में? तो इसने तो अपना एक्सप्रेशन जमा लिया, जबकि ये इसके एक्सप्रेस को रोक रहा है। क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट? अब मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे आपको कुछ पॉइंट लिखता हूं। जैसे ये बताता है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक तरह से क्या हुआ, वन एलिल इज डोमिनेंट, एक एलिल डोमिनेंट है, तभी तो इसको सप्रेस कर दिया उसने, तभी तो ये क्या कहलाया, टाल कहलाया। दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं मैं, भाई वन एलिल डोमिनेंट तो सप्रेस अनोदर एलिल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सप्रेस अनोदर एलिल। यहां तक क्लियर? इसके बाद में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में मैं एक लाइन लिखता हूं। देखो जो पूछा है, मतलब कि लिखा है कि एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक करता हूं मैं, एक काम करता हूं, आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, वो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे चलो क्वेश्चन को हम बाद में ट्राई कर लेंगे उसको, अभी मैं आपको, चलो आप मानते नहीं, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। जैसे द लो विच एक्सप्रेस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझना। द लो विच एक्सप्रेस इट सेल्फ, द लो विच एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल मास्किंग द अदर expression completely when two allele are brought together in a one hybrid,
इन F1 हाइब्रिड। अब क्वेश्चन समझो, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दिस लॉ विच एक्सप्रेस इट्स सेल्फ, क्वेश्चन देखो एक बार, दिस लॉ विच एक्सप्रेस इट्स सेल्फ, क्या बोला, while masking the other expression completely when two allele are brought together in F1 hybrid। आया समझ? क्या बोलना चाह रहा है? देखो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे देखो मैं समझाता हूं आपको। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा लो है जो इट सेल्फ while masking the other expression completely, मतलब इसने क्या किया, इस दूसरे का एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, एक तरह से कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। वैन जब टू एलिल आर ब्राउट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, दो एलिल एक साथ है F1 हाइब्रिड में। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर गया था, ऑप्शन दिए रखे थे कि लो ऑफ सेग्रीगेशन, लो ऑफ प्योरिटी, लो ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पर आंसर गया था हमारा लो ऑफ डोमिनेंस। ये क्वेश्चन था इपको का, इपको टीजीटी, इपको एसजीटी 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो ठीक से। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं लो ऑफ डोमिनेंस को हम खत्म करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ताकि सेलेक्ट करके लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक तरह से। इसके बाद हमारा जो लो आता है वो आता है हमारा कौन सा, लो ऑफ सेग्रीगेशन। लो ऑफ सेग्रीगेशन, लो ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम देखेंगे, एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो लो ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या बताना चाह रहा है। जैसे हमने यही पढ़ा यहां इस तरीके से पढ़ा था, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे पढ़ा था। F1 हाइब्रिड में क्या आता है, ये यहां से हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। ये तो हमने पढ़ा था बचपन में, सेल्फिंग कैसे करते हैं, इसको यहां से इसके गैमेट बनाए, इधर टी ले लिया, इधर टी ले लिया, और ये इस तरीके से हम नेट स्क्वायर बना देते थे, ये 4 बॉक्स इस तरीके से कर देते थे ना। तो लो ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है, लो ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि ड्यूरिंग सेल्फिंग गेम एलिल का क्या होना, सेपरेट। ये एक एलिल है, ये एक एलिल है, तो ड्यूरिंग सेल्फिंग जब एलिल सेपरेट, एक तरह से सेपरेशन, नाम से पता लग रहा है सेग्रीगेशन, तो एलिल पेयर क्या हो रहे हैं, एक तरह से सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग सेल्फिंग। क्योंकि देखो यहां से होमोजाइगस से क्या आता है हमारा, एक टी, यहां से क्या आता है, स्मॉल टी। बात समझे? अब इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन में बताता हूं आपको, जो बुक्स की जो लैंग्वेज लिखी होती है, एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें एग्जाम में पता क्या लिखता है, वो एग्जाम में लिखता है कि टू एलिल कोडिंग, आप देखना इसकी लैंग्वेज, टू एलिल कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट, टू एलिल कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट remain together, remain together without being contaminated and gets separate आउट ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। बात समझे? अब देखो यहां पे कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि टू एलिल कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट। इसका मतलब समझो कि दो एलिल हैं जो कोड कर रही है किसको, सेम ट्रेट को। जैसे इधर देखो, ये दो एलिल हैं, ये एक सेम ट्रेट को कोड कर रही है। ट्रेट कौन सा, टाल को। बात समझे? रिमेन टुगेदर विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड,
एक साथ रह रही है, ये क्या एक साथ रह तो रही है, जब सेल्फिंग के टाइम फिर ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं ना, ये सेग्रीगेट हो है, तो ये अपना एक्सप्रेस करेगा, ये खुद अपना एक्सप्रेस करेगा। देखो क्या बोले, टुगेदर विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड एंड गेट सेपरेट आउट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि बिना किसी कंटामिनेशन के, मतलब बिना किसी आपस में, ये नहीं कि ये इसको सप्रेस कर दिया, ये इस तरीके से डोमिनेंट हो गया ना, दोनों ही अपना अपना सप्रेस होते हैं, दोनों ही अपना अपना एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो, ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, तो विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड। क्लियर हो गया, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इसको। ठीक, इसके बाद जो हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम देखेंगे जो थर्ड लॉ है हमारा, दो लॉ तो खत्म हो गए, थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अंदर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है एक तरह से। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं इसको। जैसे मैंने लिया कि प्लांट का हाइट ले लेते हैं अपन, यहां पे मैंने लिया क्या, कलर, भाई प्लांट का हाइट ले लिया और मैंने कुछ कलर ले लिया रेंडमली। जैसे मैंने हाइट में ले लिया टॉल, ऐसे करो, इसको प्लांट का नहीं समझो, ह्यूमन का समझो अच्छे से। ये टॉल हो गया, एक क्या हो गया हमारा ड्वार्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने कलर लिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिया यहाँ पे वाइट और यहाँ पे लिया ब्लैक। क्लियर, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट का मतलब देखो, और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए, यहाँ पे जैसे अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा 9th क्लास में, जैसे इस तरीके से मैं ले लेता हूं, इस तरीके से आपको अच्छे से क्लियर होगा, ताकि इधर देखो, ये कहता है कि जो बंदा टॉल है तो वो क्या वाइट ही होगा। कहने का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये जरूरी नहीं कि वो एक तरह से जो टॉल होगा, टॉल बंदा होगा, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में टॉल के साथ क्या आएगा, वाइट, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि जो पहली जनरेशन में वो कैसा था, मान ले टॉल और वाइट था, कैसा था, टॉल और वाइट था। ठीक, नेक्स्ट जनरेशन में ये जरूरी नहीं कि टॉल के साथ वाइट कैरेक्टर आए, टॉल के साथ ब्लैक भी आ सकता है। बात समझे मेरी बात, ये जरूरी नहीं है होता है कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि टॉल के साथ ये वाइट आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये अपने आप इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड है, ये क्या है एक तरह से येलो, यहाँ पे क्या है राउंड, फिर भी यहाँ क्या आ गया, ग्रीन आ गया ना। तो ये जरूरी नहीं होता है कि राउंड के साथ हमेशा येलो आएगा। एक तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो बात बोलता है। अब इसकी जो लैंग्वेज होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे लैंग्वेज क्या पूछता है एग्जाम में, तो मैं लैंग्वेज भी लिख के लाया हूं आपके लिए। लैंग्वेज बोलता है बुक्स का कि एलील और जीन फॉर वन ट्रेट, जीन फॉर वन ट्रेट विल नॉट, लैंग्वेज कुछ भी आ सकता है एग्जाम, बस आपको समझ में आना चाहिए। इनहेरिट टुगेदर, ये मतलब एक तरह से पूछे जाते हैं, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन, इनहेरिट टुगेदर विद जीन फॉर अनदर ट्रेट, जीन फॉर अनदर ट्रेट। क्लियर हो गया। अब यहां पे बता क्या कहना चाह रहे हैं कि एलिल और जीन फॉर वन ट्रेट विल नॉट इनहेरिट टुगेदर। देखो एलिल, एलिल और ये जीन बोल दो, फॉर वन ट्रेट, किसकी, एक ट्रेट की बात कर रहा है। ये हमारा क्या है, टोल ट्रेट, वन ट्रेट,
विल नॉट इनहेरिट टुगेदर विद जीन फॉर अनदर ट्रेट। ये जरूरी नहीं कि ये ट्रेट इसी के साथ इनहेरिट हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाए, ये जरूरी नहीं है, ये हेरिटेबल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये ट्रेट इसके साथ जाना जरूरी नहीं है, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। बात समझे? तो लिखा है कि एलील जीन फॉर वन ट्रेट विल नॉट इनहेरिट टुगेदर विद जीन फॉर अनदर ट्रेट। ये हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एकदम चमका तो आपको बेस्ट। तो मुझे लगता है जहां तक समझ में आ गया होगा एक तरह से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी हमारा काम एक तरह से खत्म होता होगा। तीनों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। जरूर कमेंट में बताना कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक, इसके बाद हमारा जो मेंडल के बाद में जो हमारा टॉपिक आता है, कौन सा? क्रॉस के बारे में बात करते हैं। यार मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड तो करते हैं यार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या? ऐसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम कराते क्यों? जैसे आप देखो भाई, सी ये हमारा क्या हुआ है इस तरीके से। भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम क्यों कराते हैं? ओनली फॉर सिंगल ट्रेट के लिए कराते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कराते हैं ताकि हमें ओनली F1 जनरेशन में हमें क्या मिले? ओनली सिंगल ट्रेट क्या मिले? क्रॉस फॉर ओनली सिंगल ट्रेट। अब आप समझ नहीं पाए होंगे, कहने का मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही होता है, ओनली फॉर सिंगल ट्रेट क्रॉस कराया जाता है। जैसे यहां पे देखो, मैंने क्या बोला? ये ट्रेट कौन सा हो गया? टाल। भाई टाल ही तो है, एक ट्रेट ही तो है, सिंगल ट्रेट। जबकि यहां तो टाल भी था, यहां पे क्या था? ड्वार्फ था। बात समझे? भाई टाल भी था, यहां पे ड्वार्फ भी था, पर F1 जनरेशन में हमें क्रॉस फॉर ओनली ए सिंगल ट्रेट जो मिला, हमें क्या मिला था? सिंगल ट्रेट मिला। बात समझे? तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। और हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारा सिंगल कैरेक्टर ही है एक तरह से। कौन सा कैरेक्टर? प्लांट की हाइट जिसके 2 ट्रेट, यही तो बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को लिया जाता है एक तरह से। बात समझे? और किसके लिए कराते हैं? ओनली फॉर, ताकि हमको सिंगल ट्रेट मिले F1 जनरेशन के अंदर। तो मुझे लगता है कैसे भी करके पूछ ले, आप एक तरह से कर दोगे इसको। यार एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो कैरेक्टर होता है, जैसे मैं आपको लिखता हूँ प्लांट की हाइट, प्लांट का कलर, ये क्या शो करते हैं? जैसे प्लांट हाइट, ये क्या शो कर रहा है? ये कैरेक्टर को शो कर रहा है। फिर इसके क्या बनते हैं? 2 ट्रेट बनते हैं हाइट के। कौन से? टाल और ड्वार्फ। ये हमारे क्या है? एक तरह से ट्रेट। बात समझे? तो अब मैं इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हुई। इसी को हम कर देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस फॉर ओनली कितना हो जाएगा? 2 ट्रेट। कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? डबल कैरेक्टर। देखो तो बताता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पे लिखा, कराया होगा कभी क्रॉस? ऐसा कराया, क्या मिलता है F1 में? यहां से बड़ा आर लिया, यहां से एक बाई लिया बड़ा वाला, दोनों बाई बड़े बड़े, इसमें से मैंने बड़ा वाला बाई लिया, यहां से छोटा आर लिया, छोटा बाई लिया, दोनों मिलके क्या बने? ये इस तरीके से। देखा कहना क्या चाहता है? देखो यहां पे क्रॉस फॉर ओनली 2 ट्रेट, 2 ट्रेट की बात की। ये कौन सा ट्रेट शो कर रहा है? ये राउंड। ये कौन सा ट्रेट शो कर रहा है? येलो। हालांकि देखो यहां पे राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। आया समझ? ओनली हमें क्या मिल रहा है? क्रॉस फॉर ओनली 2 ट्रेट। अब यहां पे देखो डबल कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा हो गया? कौन कौन सा हो गया? एक तरह से हमने क्या लिया है? यहाँ पे सीड का कलर लिया और सीड की शेप ली है।
सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड होती है, सीड का कलर कैसा होता है, येलो और ग्रीन। तो ये हमारे दो तो करेक्टर हो गए, जबकि क्रॉस पर ओनली किसके लिए, दो ट्रेट के लिए क्रॉस करा है। तो बेहतरीन, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, एकदम आज क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ये तो सब क्लियर हो ही गए। इस तरीके से हम इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पूछता है आपसे कि आप बताओ, क्या बताओ, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, और आप बताएंगे जीनोटाइप रेशियो। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिनोटाइप होता क्या है और जीनोटाइप होता क्या है। अब देखो, फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर बोल सकते हैं। जैसे आप किसी को देख के यूं बता सकते हो कि ये छोटा है, बड़ा है, टोल है, ये काला है, गोरा है, तो आप देख के बता रहे हो ना। इसी चीज को बोलते हैं हम एक तरह से फिनोटाइपिक ट्रेट। कहने का मतलब मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, एक्सटर्नल ट्रेट, एक्सटर्नल, समझ रहे हो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल ट्रेट, हम बाहर देख के बता रहे हो। जैसे यहां पे मैंने एक क्या बोला, टाल है, ये हमारा क्या है, एक तरह से फिनोटाइप। और जीनोटाइप जो इस तरीके से जो लिखे जाते हैं ना, टी टी, ये हमारे एक तरह से क्या, जीनोटाइप, मतलब जीन के बारे में बात कर रहा है, एलील, समझना। तो मुझे लगता है यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से चमक गया। ये हमारा एक तरह जीनोटाइप, ये हमारा क्या है, एक तरह से फिनोटाइप को शो कर रहा है। तो जीनोटाइप ये लिखे रखे। अब देखो यहाँ पे, अब बात पूछ रहा है कि भाई रेशियो कितना होगा। रेशियो देख लेते हैं। जैसे यहां तक हमारा बन गया था काम। जैसे यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमारा ये हो गया। इसके हम क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग कैसे कराएंगे भाई, 2 गैमेट बनेंगे इसके। इस तरीके से हमने डिब्बा बनाया होगा जब बचपन में, याद आता है, क्या है, पुन्नेट स्क्वायर है, डिब्बा नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने दिया था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। क्लियर हो गया। टीटी, यहां पे क्या हो गया, टीटी, यहां पे क्या हुआ, टीटी। अब आप देख रहे होंगे यहां पे ये क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एक तरह से टाल को शो कर रहा है। यहां पे भी क्या शो कर रहा है, टोल, टोल, ड्वार्फ। अब आपको 3 तो दिखे हैं टोल, क्या दिखे, टोल, और एक बचा ड्वार्फ। तो ये हमारे एक तरह से फिनोटाइपिक है, टोल टोल टोल, ये फिनोटाइपिक शो कर रहे हैं एक तरह से, भाई लंबा है, ये छोटा है। तो हमारे 3 तो टोल हो गए, एक ड्वार्फ हो गया, तो 3:1। ठीक। अब जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। जीनोटाइप में मतलब इनको देखेंगे भाई, इनमें डिफरेंट कौन सा है। ये अकेला सिंगल है इस तरीके का, ये दोनों है, 2 सेम है, ये अकेला है। तो हम कह सकते हैं 1:2:1, मतलब टीटी, टीटी और टीटी। क्लियर, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप डायहाइब्रिड क्रॉस का करेंगे। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे हमने क्या किया डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ये था, इसको मैं उठा के यहां लिख देता हूं, ठीक है। आर को इससे क्रॉस कराएंगे, आर को इससे क्रॉस कराएंगे, इस आर को इससे क्रॉस कराएंगे, इस आर को इससे क्रॉस कराएंगे। देखो क्या बनता है, आर बड़ा भाई, आर छोटा भाई, ये आर इसके साथ क्रॉस होगा, बड़ा भाई, छोटा भाई। ऐसे ही क्या कितने बने, 4। इसकी कराएंगे हम सेल्फिंग, मतलब सेल्फिंग मतलब इसको ही वापस इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अपने इधर लिख देंगे भाई, सेम से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, ये डिब्बा बन जाएगा। अब ये आप बैठ के क्या करोगे, 16 बनेंगे इसमें, ठीक है, 16 बनेंगे, 16 डिब्बे बनेंगे। आप बैठ के बनाना जब आपको टाइम मिले, फिर आप इसका एनालिसिस करना। तो अब ये डिब्बा तो आप बना लोगे, ठीक है, पर इससे जो क्वेश्चन पूछा क्या जाता है उसके बारे में अपन करते हैं चर्चा। भाई इसमें देखते हैं अपन फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आता है। एक तो एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। डायरेक्ट ट्रिक कैसे, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का देखा, 3 रेशियो बनाता है।
अब डायहाइब्रिड पूछ रहा तो डायहाइब्रिड का पूछते हैं कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना आता है 3:1। डायहाइब्रिड का पूछेगा तो सेम फिर से मल्टीप्लाई कर दो इसको। कैसे करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9, फिर 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया कितने हो 3, 1 को 3 से 3, फिर 1 को 1 से। ये रेशियो हमारा क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो आता है किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। बात समझे, ये हमारे पास रेशियो मिलता है। हो गया 9 3 12 3 15 1 16। क्लियर। अब यहां पे पूछा जाता है 9 क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है। तो मैं बताता हूं, आप क्रॉस करा के जब डिब्बा देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको 9 मिलेंगे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। बात समझे, ये मिलेगा आपको। क्लियर। फिनोटाइप के बारे में बिल्कुल झंझट खत्म। कुछ बात कर लेते हैं जीनोटाइप की, बात कर लेते हैं। जीनोटाइप में हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे भाई जीनोटाइप में ट्रिक्स क्या होगी, जैसे हमने देखा कितना आया था, यह आया था किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। डायहाइब्रिड के लिए क्या करेंगे, सेम फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करो, 2 को फिर तीनों से, 1 को फिर तीनों से, 1 फिर 2 से, फिर 1 2 को। आया समझ या नहीं आया? अरे कुछ नहीं है, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आ गए। इसको फिर तीनों से मल्टीप्लाई किया। भाई इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से अपन को मिल जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। तो क्लियर। ऐसे आप ट्राइहाइब्रिड का निकाल सकते हो इसी तरीके से। ठीक, ट्राइहाइब्रिड का कैसे निकालोगे, 1:2:1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ट्राइहाइब्रिड का। इसे इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को ऐसे कर लेना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो आप डायहाइब्रिड तक पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक, इतना दिमाग नहीं लगाने को, जो पूछा जाता है एग्जाम में वो यहाँ तक पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। किसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुछ महानुभाव साइंटिस्ट आए थे, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक साइंटिस्ट आए और कैसे मेंडल तक हम पहुंचे। कैसे देखेंगे कि कैसे मेंडल तक हम पहुंचे। अब इसको हम देखते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है हमारा नंबर 1, साइंटिस्ट का नाम है SWAMMERDAM। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था इन्होंने 1679 के अंदर क्या दिया था, एक कंसेप्ट दिया था। किस पे था वो कंसेप्ट, वो दिया था हमारा होमो एनुकुलस। इन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, होमो एनुकुलस। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से स्पर्म। ठीक, यहां पे हमने बना दिया एग। आया समझ। अब इस स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट क्या होते हैं, पार्टिकल्स। भाई छोटे छोटे क्या है इसके अंदर, माइन्यूट हमारे क्या है, एक तरह से इंडिविजुअल मान सकते हैं इनको, छोटे छोटे
अब इस माइन्यूट इंडिविजुअल, इसके अंदर भी सेम माइन्यूट इंडिविजुअल, इससे हमारा क्या हुआ, लार्ज ऑर्गेनिज्म बना या लार्ज इंडिविजुअल बना हमारा। आया समझ में? इस तरीके से इसमें भी यही हुआ, लार्ज इंडिविजुअल इधर बना। तो इसका जो इस साइंटिस्ट ने बताया, इन्होंने ये बताया कि कंसेप्ट दिया था होमोन्यूक्लियस पे, और स्पर्म में क्या होते हैं, माइन्यूट इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके अंदर एक के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे हमारा लार्ज ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो इन्होंने इस तरीके से बताया। इसके बाद धीरे धीरे फिर कुछ और मानव आए। कौन? फिर इससे तो नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट आया था, वो आया था हमारा वोल्फ, WALFF। क्लियर? अब भाई इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी किया था 1738 से लेके 94 में। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस। कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस, बस इन्होंने क्या बात कर दी, जैसे यहां पर स्पर्म और एग थे, बस इन्होंने क्या लिख दिया, एक छोटा सा वर्ड, ईच गेमीट। क्या था? ईच गेमीट, अलग अलग गेमीट हो गए इस तरह से। ईच गेमीट कंटेन, क्या था, ईच गेमीट कंटेन हैविंग अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस। इससे हमारा क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। आया समझ में? न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो गया। बस इन्होंने क्या बात कर दी, ईच गेमीट के अंदर, प्रत्येक गेमीट में क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो ये साइंटिस्ट कौन थे? वोल्फ। इन्होंने एपिजेनेसिस का कंसेप्ट दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक, तो याद रखना। इसके बाद फिर से पेट नहीं भरा इनका, फिर कोई और ही आ गया नया साइंटिस्ट। धीरे धीरे इसके बाद जो थर्ड नंबर का जो साइंटिस्ट आया, वो आए हमारे कौन, जाने माने चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अब इन्होंने एक तरह से किस पे कंसेप्ट दिया, पेंजिन के बारे में बताया। किसके बारे में? पेंजिन्स कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट पे इन्होंने क्या बात बोली वो हम देखते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे यहां पे हमने गेमीट लिया, तो इन्होंने बस एक वर्ड और जोड़ दिया, क्या, गेमीट प्लस ब्लड। अब इनके अंदर फिर इन्होंने क्या बोल दिया, इनविजिबल माइन्यूट बॉडीज कंटेंट थी इनके अंदर। इससे हमारा क्या बना है, लार्ज इंडिविजुअल्स। बात समझे? बस इतना सा चेंज किया इन्होंने कि उसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि ब्लड और था। कहने का मतलब गेमीट प्लस ब्लड दोनों एक तरह से मिक्स, इन दोनों में क्या प्रेजेंट थे, इंडिविजुअल माइन्यूट बॉडीज, जिससे हमारा लार्ज ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गया। ये किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। अब भाई ठीक है, धीरे धीरे फिर और मानव आए नए नए। उन्होंने क्या कहा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, इसके बाद आपने देखा होगा कौन था, बीजमान। अब बीजमान ने क्या दिया, बीजमान ने दिया था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। याद रखना, इसकी जो डेट थी चार्ल्स डार्विन की 1809 से 92। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। बीजमान का ध्यान रखना 1834 से 1914। क्लियर? अब बीजमान ने क्या दिया, इन्होंने ये बोला
कंसेप्ट तो थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। इन्होंने बोला कि 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। टू टाइप के टिश्यू कौन से? नंबर 1, एक तो इन्होंने बोला जर्मप्लाज्म, इधर बोल दिया एक होता है सोमेटोप्लाज्म। इन्होंने क्या बात बोली कि जर्मप्लाज्म में जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन ये एक तरह से कैसे होते हैं? हेरिटेबल। जबकि यहां पर जर्मप्लाज्म से जो वेरिएशन आते हैं वो कैसे होते हैं? हेरिटेबल। जबकि सोमेटोप्लाज्म से जो वेरिएशन आते हैं वो कैसे होते हैं? नॉट हेरिटेबल। इसको देखा अपन लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जर्मप्लाज्म से आप क्या समझे? स्पर्म और एग जिस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक तरह से वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं, जिसे पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं ना, वो किससे होते हैं? एक तरह से हमारे जर्मप्लाज्म में जो वेरिएशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, हेरिटेबल। जबकि सोमेटोप्लाज्म के जो वेरिएशन होते हैं वो क्या होता है? हेरिटेबल नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने बोला कि जैसे स्किन किसी की कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी हो गया, जैसे स्किन डैमेज हो गई, तो ये नहीं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर भी क्या स्किन डैमेज थोड़ी ना होगी, जरूर थोड़ी स्किन डैमेज होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने बनाई सॉलिड बॉडी, ठीक है, तो बॉडी बनाई तो ये जरूर नहीं कि जैसे सलमान खान है, जैसे उन्होंने बॉडी अच्छी बनाई तो उन्होंने ये नहीं कि उनके जो पेरेंट्स जो प्रोजेनी है उनके अंदर भी ऐसी बॉडी मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। एक तरह से उन्होंने गेन किया, एक्सरसाइज वगैरह किया, जो भी किया, तो ये जरूर नहीं कि उसको प्रोजेनी में भी यही सब मिले। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्राउन आईज है, जैसे किसी की ब्राउन आईज होती है जो भी, तो ऐसे ये जरूरी नहीं कि उसके प्रोजेनी में भी इस तरीके की आईज मिले। बात समझे? तो कहने का मतलब जो वेरिएशन होते हैं वो एक तरह से कैसे? नॉट हेरिटेबल, हेरिटेबल नहीं होते। क्लियर? किसमें? सोमेटोप्लाज्म की वजह से। अब भाई ठीक है, धीरे 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 नहीं माना यार ये तो। इसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट आ गया, कौन सा? वापिस से फिर चार्ल्स डार्विन को फिर पता नहीं क्या लगा, चार्ल्स डार्विन। अब भाई चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया? चार्ल्स डार्विन फिर बोले कि इन्होंने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कंसेप्ट दिया इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसकी जो डेट बताई इन्होंने 1859। क्लियर यहां तक? अब इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि एक तरह से हम बोलते हैं ना कि नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो नेचर सेलेक्ट करती है वो क्या होता है? वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो मतलब कि रिसेसिव है वो एक तरह से वैसे खत्म हो जाता है, नेचर सेलेक्ट ही नहीं कर रहा भाई। कहने का मतलब वो हमारा इंफीरियर में आ गया जो सेलेक्ट नहीं हुआ, और जो डोमिनेंट है वो सेलेक्ट करेगा, और जो डोमिनेंट है एक तरह से जो वो उससे हमारा क्या मिलेगा? ये प्रोसीड किसको करेगा? इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन आएंगे, क्योंकि वो लंबे टाइम तक डोमिनेट करेगा भाई, नेचुरल सेलेक्ट है, नेचर द्वारा सेलेक्ट है वो, तो लंबे टाइम डोमिनेट करेगा, तो उससे क्या मिलेगा हमें? इवोल्यूशनरी चेंजेस वगैरह मिलेंगे। तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि यार इससे इवोल्यूशन वगैरह कि कैसे क्या हुआ। तो इस कहने का मतलब ज्यादा टाइम तक वो लॉन्ग टाइम तक जिएगा ना एक तरह से। तो बात ये बताना चाह रहा है कि जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, वो किसको प्रोसीड करते हैं? इवोल्यूशन को। बात समझे? ठीक है भाई, मान लिया भाई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में। जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट है वो इसके मतलब कि वो प्रोसीड किसको करेगा? इवोल्यूशन को। ठीक है भाई, फाइनली नई बात पड़ी इनकी, फिर इन्होंने धीरे धीरे फिर नई बार पड़ी इनकी, फिर आए कौन जिसकी हमें उम्मीद थी? कौन आएंगे? जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल।
अब ठीक है, ये आ गए भाई, इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने क्या किया, वही क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कर दिया, ठीक है। कब, ये क्या था, 1865 66 में, बात समझे। थोड़ा डेट वेट देख लेना, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा यार, एक्चुअली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 1865 से 66 के बारे में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां पे बात क्या निकल के आती है, जैसे हमने देखा, अब बात क्या है, मैं एक बात बताता हूं। जैसे हमने देखा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने ये बताया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लोग बाग क्या थे, जब इन्होंने, डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया, और ये एक तरह से हम ओरिजिन कैसे हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एक के बाद एक बनते चले गए, कैसे, तो इस तरीके की थ्योरी में लोग बाग बिजी थे कि यार हम कैसे आए पृथ्वी पे, कैसे हमारा ओरिजिन हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, इस सब में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में सब बिजी थे। फिर उस टाइम साथ के साथ मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट भी कर दिया और पब्लिक कर दिया, पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोग बाग तो किसमें बिजी थे, इसके अंदर, बात समझे। तो लोग बागों ने इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये क्या हो गया, एक तरह से फ्लॉप हो गया। अब ठीक है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल फिर क्या हो गए, खत्म हो गए एक तरह से। फिर इनकी क्या हो गई, एक तरह से समझो डेथ हो गई, अपनी समाधि हो गई एक तरह से, जो भी डेथ हो गई। फिर इसके बाद जो इनके कुछ कागज वगैरह जो भी पढ़ा इन्होंने, जो भी डिस्कवरी की, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी एनालिसिस किया, वो सबको एक तरह से फिर जो कुछ साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने एक तरह से इनके वो एक्सपेरिमेंट वगैरह को फिर उससे वापस रीडिस्कवर किया। कैसे, हम इसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल किस, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे। नंबर 1 कौन सा, डिवरिज, कौन सा, हुगो डिवरिज वाला जो म्यूटेशन से रिलेटेड है। दूसरा कौन आया था, शेरमार्क। तीसरा आया था हमारा कोरेंस, याद रखना आपको, ठीक है। तो ठीक है भाई, रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल हो गई, इसकी डेट बताते हैं 1900, बात समझे। तो यहां तक ठीक है भाई, कर दिया इन्होंने रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल। इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं और लेक्चर एंड होने की ओर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लो। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनकी हम बात करते हैं, जॉनसन। कौन से थे, जॉनसन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दिया कंसेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप के कंसेप्ट को दिया। कौन नाम, साइंटिस्ट किस नाम है, जॉनसन ने। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा लेक्चर में हम कुछ छोटी छोटी 1-2 टर्म और देखते हैं, जैसे क्या होती है भाई साइटोलॉजी। मैं पूछता हूं साइटोलॉजी के बारे में, आपने पढ़ा साइटो, साइटो मतलब क्या है, सेल, लॉजी मतलब क्या, स्टडी, तो सेल की स्टडी हो गई, यही हो ना। बात समझे, तो सेल की स्टडी हो गई साइटोलॉजी का मतलब। और साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, साइटोजेनेटिक्स का मतलब ये हुआ, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देख लिया था, इट इज द साइटोजेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद, किससे, क्रोमोसोम के
क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब माने तो हम क्या मॉर्फोलॉजी, इधर क्या क्रोमोसोम का नंबर, यही हो ना। साइटो मतलब इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, जिसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके नंबर के बारे में हमें दिया गया, किसमें साइटोजेनेटिक्स में। और इसके बाद हम जाते जाते वही क्या बोलेंगे आपको, प्यार से मुस्कुराते रहें। और आपने सेशन को देखा तो इसके लिए आपको थैंक यू। इसके बाद क्या करना है, लाइक कमेंट और दबा के शेयर करो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।